हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लोरेला और क्लेमिडोमोनास प्रोटिस्टा हैं या फिर एल्गी हैं। साथ में हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिनियस ने दिया था और आरएच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दोनों को देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस था, कैसे बेहतर था। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। बहुत बेसिक देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में मेनली तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम बात करेंगे लीनियस की। तो जो लीनियस थे उन्होंने प्रपोज किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेसिस क्या था इसका? बेसिस बिल्कुल सिंपल, उन्होंने देखा कि किस किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है और किस में नहीं है। तो जिनमें थी उनको सभी को प्लांट में रख दिया, जिनमें नहीं थी उन सभी को एनिमल में रख दिया। तो बेसिकली यहां पे सेल वॉल के हिसाब से लीनियस ने 2 ग्रुप बना दिए। एक बना दिया प्लांट या प्लांटे कह दो, और दूसरा जो ग्रुप है वो है एनिमल। प्लांट के अंदर उन्होंने फंगी भी रख दिया क्योंकि फंगी के पास सेल वॉल होती है। साथ में इसमें एल्गी भी आ गई, बाकी जो प्लांट्स ग्रुप आज के डेट में आप जानते हो वो भी आ गए। ठीक है, बैक्टीरिया भी इसी ग्रुप के अंदर आ गए। ओके, एनिमल की जहां तक मैं बात करूं तो अमीबा, अदर एनिमल्स जो जैसे कि आप कोरीफेरा जानते हो, सिलेंट्रेटा जानते हो, तो वो इसके अंदर देखने को मिले अदर एनिमल्स। माइकोप्लाज्मा जो है तो एक बैक्टीरिया, लेकिन लीनियस के सिस्टम में उसको कहां रख दिया गया? एनिमल्स के साथ रख दिया गया। नाउ इस सिस्टम की खामी ये थी, पहला तो जो लीनियस का सिस्टम था वो आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि उन्होंने जो ग्रुपिंग करी है वो बनावटी लगती है, वो नेचुरल नहीं लगती। कि भाई ऑर्गेनिजम्स ऐसे फील होते हैं कि ये साथ साथ रखे नहीं जाने थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इनको साथ रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बेसिक खामियां हम देखेंगे। पहली बात तो प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट का जो डिफरेंशिएशन है वो यहां पे नहीं किया गया। जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और बाकी एल्गी वगैरह जो है वो यूकैरियोटिक है, इनका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए था वो यहां पे नहीं हुआ। दूसरी चीज, यहां पे आप देखोगे कि फंगी जो है हेटेरोट्रॉफिक है, एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, ये भी नहीं किया। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, फंगी भी यूनिसेलुलर कई होती हैं, ज्यादातर मल्टीसेलुलर। तुम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी साथ में रख दिया। तो भाई यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर का जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए था वो भी यहां पे नहीं किया गया। साथ में ऑटोट्रॉफिक और जो हेटेरोट्रॉफिक हैं उनका भी डिफरेंशिएशन यहां पे नहीं किया गया। तो बेसिकली देखो, सिमिलैरिटीज के हिसाब से रखना ठीक है, लेकिन डिससिमिलैरिटीज को इग्नोर करना उतनी अच्छी बात नहीं है। डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से ग्रुप जो है वो डिजाइन होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म डिससिमिलर हैं उनको भी एक दूसरे से अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लीनियस जो है इन 3 डीमेरिट्स की वजह से फेल होते हैं। फेल तो नहीं कहेंगे, हालांकि पहली बार उन्होंने किंगडम सिस्टम बनाने की कोशिश करी तो थोड़ी बहुत कमियां थी। हालांकि आज के टाइम में ज्यादा एडवांस सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से जो ग्रुपिंग करी गई है वो और बेहतर है। तो इसके बाद में आते हैं आरएच विटेकर। आरएच विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके बेसिस आपको ध्यान से सुनने हैं, और जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में। सबसे पहले तो सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, आपको इसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को बांटना है। पहले सबसे पहला स्टेप यही है। उसके बाद में जो दूसरा है उसे आप कह सकते हो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनिसेलुलर को अलग करो और मल्टीसेलुलर को अलग करो। थर्ड जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है, और यही तीनों जो हैं
ये आप सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे, और इन तीनों में से भी अगर कोई सबसे ज्यादा प्रेफर पूछ ले कि किसको करना है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करना है, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बेसिकली 3 किंगडम आगे चलकर बनते हैं। इसी वजह से ज्यादा किंगडम जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिस हैं, इसीलिए ज्यादा प्रेफरेंस भी इसी को देते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो 5 बेसिस हैं। चौथा बेस था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी इन्होंने क्लासिफिकेशन में हेल्प ली, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी होता है स्टेप प्लस चेंज। विद जनरेशन क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हमने लिया है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। देखो, जिनके पास एडवांस कैरेक्टर हैं उनको बाद में रखेंगे हम, और जिनके पास प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं उनको पहले रखेंगे। मतलब प्रिमिटिव से एडवांस जो है वो इवोल्यूशन हुआ है, उस हिसाब से फाइलोजेनी कंसीडर करी गई। तो आओ जरा इस बेसिस के हिसाब से किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को बांटते हैं। तो हमारे पास है ऑर्गेनिजम्स। अब आप पूछोगे कि ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम किसको लेंगे, कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। तो आर.एच. विटेकर ने बोला कि जो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको मोनेरा किंगडम के अंदर प्लेस करना है, और जो यूकैरियोट हैं उनको एक बार हम देखेंगे नेक्स्ट बेसिस के हिसाब से। तो फर्स्ट जो बेसिस है वो है सेल स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट बेसिस हो गया। यूकैरियोट्स में आपने बोला कि कुछ यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं, कुछ यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर हैं। तो आर.एच. विटेकर ने बोला कि जो जो यूनिसेलुलर हैं उन्हें प्रोटिस्टा में रख दो, और मल्टीसेलुलर में हम आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। तो दूसरा जो बेसिस था वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूकैरियोट्स में उन्होंने बोला कि जो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है सभी को प्रोटिस्टा में रख दो। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर.एच. विटेकर से पहले जिन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया उन्होंने काफी सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा। जैसे क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास वो एल्गी में रखे गए, हालांकि वो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। लेकिन आर.एच. विटेकर ने बोला कि मेरे रूल्स, मेरे किंगडम क्लासिफिकेशन, तो मैं तो इसको प्रोटिस्टा में ही रखूंगा। जो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे उनको मैं रखूंगा प्रोटिस्टा के अंदर। हालांकि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है जो प्रोटिस्टा में नहीं है, वो फंगस में है, ईस्ट। उसकी बात फिर हम कभी करेंगे किसी और लेक्चर में जब हम फंगी पढ़ेंगे। हालांकि अभी तो हम बात करते हैं आगे। तो प्रोटिस्टा में उसने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर। जितने भी मल्टीसेलुलर यहां पे ऑर्गेनिजम्स बच गए उनको 3 हिसाब से बांटा। और ये 3 हिसाब क्या हैं? सबसे पहले तो अगर वो ऑटोट्रॉफिक हैं तो उन्हें प्लांटे किंगडम के अंदर रख दिया। और जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, अब हेट्रोट्रॉफिक में 2 कैटेगरी हैं। देखो, एक जो खा खाकर पचाए और एक जो खा खाकर पचाए और एक पचा पचा कर खाए। दैट मीन्स कि कुछ ऑर्गेनिज्म पहले अपनी बॉडी में कंज्यूम करेंगे, फिर उसे डाइजेस्ट करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसे अब्सॉर्ब करते हैं। जो बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करके अब्सॉर्ब करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉफिक, या फिर अब्सॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो खा लेते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं उन्हें हम बोलेंगे इंजेस्टिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब्सॉर्प्टिव की। और अब्सॉर्प्टिव में जो जो आए उनको उन्होंने रखा फंगी के अंदर, किंगडम के अंदर, या फिर आप कह सकते हो माइकोटा। तो फंगी किंगडम या फिर माइकोटा। जो बाकी बच गए वो इंजेस्टिव। इंजेस्टिव में सारे के सारे आ गए एनिमल्स। तो मैंने बोला था जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है। अगर आपको पांचों में से भी पूछ ले, पहले 3 सबसे इंपॉर्टेंट, और उन तीनों में से भी पूछ ले तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन का सिस्टम अपनाया। ओके, आगे चलकर हम एक चीज देखते हैं, एक डायग्राम समझते हैं। देखो, बैलून डायग्राम कहते हैं इसे, मोनेरा। मोनेरा के बाद में कौन आए? मोनेरा के बाद में आए प्रोटिस्टा।
ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया वो किस हिसाब से किया, सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से। आगे जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। और इधर 3 ग्रुप बनकर तैयार हो गए। तो ये हमने बांटे हैं तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे फंगी जो अब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, फिर हम रखेंगे यहां पे प्लांटे जो ऑटोट्रॉफिक है, और फाइनली एनिमल्स जो कि इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ओके, अब नाउ पहली बात, मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा आए, ठीक है। तो इवोल्यूशन का अगर मैं देखूं तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा एरो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे प्रिमिटिव कौन हुए, मोनेरा, उससे एडवांस प्रोटिस्टा। आगे के तीनों ग्रुप आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि किसके बाद कौन आया। तीनों जो किंगडम है वो आप मानोगे कि साथ साथ ही डेवलप हो रहे होंगे, साथ साथ ही डेवलप हुए होंगे। ओके, तो ये है सबसे एडवांस। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम वैसे काफी ज्यादा अच्छा है, उसका एक रीजन मैं बताता हूं। मोनेरा से अगर आप कैरेक्टर्स का फ्लो देखोगे तो प्रोटिस्टा होते हुए फंगी में भी जाता है, मोनेरा से फ्लो ऑफ कैरेक्टर प्रोटिस्टा होते हुए प्लांटी में भी जाता है, मोनेरा से प्रोटिस्टा होते हुए फ्लो ऑफ कैरेक्टर एनिमल्स के पास भी जाता है। तो ये तीनों एरो जो मैंने बनाई है, ये बनाई है फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स की। अभी मैं समझाता हूं फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स। चलिए, तो पहले फंगी से देखेंगे। क्या मोनेरा में कोई फंगी जैसा कैरेक्टर रखने वाला ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल है। मोनेरा के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं, जिन्हें एक्टिनोमाइसेटिस पहले कहा गया था, वो फंगी जैसे कैरेक्टर्स रखते हैं। उन्हें फॉल्स फंगी भी कह देते हैं, कई बार स्यूडो फंगी भी कह देते हैं। ओके, प्रोटिस्टा में आओ। प्रोटिस्टा में क्या कोई फंगी जैसा है? तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल है। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो फंगी जैसे कैरेक्टर रखते हैं। और फाइनली फिर मेरे पास फंगी आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इस फ्लो ऑफ कैरेक्टर की बात करूं तो मोनेरा के अंदर मेरे पास में है एक्टिनोमाइसेटिस, प्रोटिस्टा में मेरे पास है स्लाइम मोल्ड्स, और फंगी फिर बाद में डेवलप हो गया जिनके पास में सेम से कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं मोनेरा से प्रोटिस्टा होते हुए प्लांट वाले। क्या मोनेरा के अंदर कोई प्लांट जैसे कैरेक्टर रखने वाला है? भाई प्लांट जैसे कैरेक्टर रखने वाला बिल्कुल है, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हो या साइनोबैक्टीरिया कहते हो। पहले वो एल्गी का ही पार्ट था, बाद में चलकर फिर उसे मोनेरा के अंदर रखा गया क्योंकि उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि प्लांट के हिसाब से बताओ क्या मोनेरा में कोई प्लांट जैसा है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो मोनेरा में प्लांट जैसा कैरेक्टर रखता है। फिर आप पूछोगे कि प्रोटिस्टा में कोई प्लांट जैसा है, तो आप बिल्कुल डायएटम्स और डाइनो फ्लैजिलेट्स, ये प्रोटिस्टा होते हुए भी कैरेक्टर जो है वो कैसा रखते हैं, एल्गी वाला रखते हैं। डायएटम्स जो है वो ब्राउन एल्गी के बहुत क्लोज माना जाता है। ओके, और ब्लू ग्रीन एल्गी से ही रेड एल्गी का डेवलपमेंट माना जाता है। क्या मोनेरा के अंदर एनिमल जैसा कैरेक्टर रखने वाला कोई ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल है। आप बोलोगे माइको प्लाज्मा, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ये एनिमल जैसे हैं। ओके, प्रोटिस्टा में कोई एनिमल जैसा है? बिल्कुल है। प्रोटिस्टा में जो एनिमल जैसा है वो आप बोलोगे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स की जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में शुरुआती 2 लाइनों में उन्होंने बोल रखा है कि भाई ये जो हैं ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, और फिर फाइनली हमारे पास एनिमल्स देखने को मिल गए। ठीक है, तो अब बेसिकली हम चैप्टर जो हमारे पास है थर्ड प्लांट किंगडम, उसके अंदर जो थर्ड पेज है उसकी बात करते हैं कि भाई हम क्लोरेला को और क्लैमिडोमोनास को कहां रखें। तो क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास हैं बेशक प्लांट, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स हम कहां पढ़ते हैं, एनसीईआरटी हमें उनके कैरेक्टर्स कहां पढ़ाती है, प्लांट्स के अंदर पढ़ाती है। लेकिन अगर हम आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं तो आर.एच. विटेकर ने तो सीधे सीधे बोल रखा है यहां पे कि अगर कोई यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो वो किस में मिलेगा, प्रोटिस्टा के अंदर मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि अगर हम ये देखें कि कैरेक्टर्स क्लोरेला या क्लैमिडोमोनास के कहां पढ़े जाने चाहिए, प्लांट में पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से रिजेंबल करते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, साथ में उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है, साथ में उनके पास में पिगमेंट्स भी हैं, और वो अच्छी तरीके से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह भी परफॉर्म करते हैं। और हम अगर ये बोलें कि भाई क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताओ
कि क्लासिफिकेशन में किसका जो क्लासिफिकेशन है वो कहां पर हो रखा है। तो क्लासिफिकेशन में चाहे क्लैमिडोमोनास हो, चाहे क्लोरेला हो, या कोई भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो, तो आप वो प्रोटिस्टा में रखोगे। इस बात का एक्सेप्शन है सिर्फ ईस्ट। ईस्ट बेशक यूनिसेलुलर है, बेशक यूकैरियोट्स है, लेकिन उसको फंगी में ही रखा गया है। ओके, तो चलो मैं अभी बता ही देता हूं कि ईस्ट का कारण क्या है फंगी में रखने का। तो पहली बात, ईस्ट के अंदर बेटा एस्कस बनते हैं, इसके अंदर एस्कोस्पोर भी बनते हैं, ठीक है, और इसके अंदर स्यूडोमाइसीलियम जैसा कुछ बनता है। स्यूडोमाइसीलियम भाई फंगस जो होता है वो फिलामेंटस है, उसके फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, उसके फिलामेंट को हम हाइफा कहते हैं। बहुत सारे हाइफा जुड़ेंगे, ठीक है, और एक नेटवर्क बनाएंगे, वो माइसीलियम कहलाता है। तो ईस्ट को अगर आप एक सॉल्यूशन में रखोगे, शुगर सॉल्यूशन में, मान लो इसमें बहुत सारी शुगर है, तो यहां पे ईस्ट जो है वो बडिंग करते करते ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना देता है। इसे हम कहेंगे कि ये स्यूडोमाइसीलियम है, ये स्यूडोमाइसीलियम है। तो एस्कस का होना, एस्कोस्पोर का होना, ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है एस्कोमाइसिटीज से, और एस्कोमाइसिटीज क्या है? फंगी है। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, यहां पे आरएच विटेकर रखना चाहते थे कि जो ईस्ट है वो फंगस के अंदर नहीं जाए, प्रोटिस्टा में जाए, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। लेकिन ज्यादातर लोग मानते थे कि भाई जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखो आप, एस्कस बन रहा है, एस्कोस्पोर बन रहा है, क्या इसमें एस्कोकार्प बनता है? बेटा एस्कोकार्प बनेगा माइसीलियम जब प्रेजेंट होता है तभी बनता है, ठीक है। ये सारी बातें हम फंगस के लेक्चर में करेंगे और मैं जल्दी वो लेक्चर लेके आऊंगा। तो इस वजह से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को वेटेज देने की वजह से आप ईस्ट को, जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, उसको कहां रखोगे? एक्टिनोमाइसिटीज में रखोगे, और वो एक फंगस है, ना कि प्रोटिस्टा। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको बोला कि क्लोरेला है, मेरे पास में नोस्टॉक है, और मेरे पास में है क्लैमिडोमोनास, और ईस्ट है। अगर मैं पूछूं कि प्लांट लाइक कैरेक्टर्स किस किस में हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, तो प्लांट लाइक कैरेक्टर्स अगर आपसे पूछ ले तो ए, बी, सी और ये डी। तो प्लांट लाइक कैरेक्टर ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में हैं, डी में नहीं है। ओके, और अगर मैं पूछ लूं कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोटिस्टा कौन कौन है, तो प्रोटिस्टा में आप जवाब दोगे कि ए और सी हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से मोनेरा कौन है, तो मोनेरा में आप जवाब दोगे कि बी है। ओके, यहां प्रोटिस्टा में आपको ईस्ट को कंसीडर नहीं करना। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई और लेक्चर चाहिए हो आपको किसी टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक, आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू सो मच।